नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं हम कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार कल पवन खेड़ा की रिहाई संभव हो पाई और रिहा होते ही उन्होंने कहा कि असम पुलिस ने बिना एफआईआर की कॉपी और नोटिस के उन्हें विमान से उतारकर गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी तरह से अवैध था। पवन खेड़ा ने कहा कि वो देश को और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसे जारी रखेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री के लिए यहां पर उन्होंने एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद असम पुलिस ने कल उन्हें विमान से उतार दिया था दिल्ली एयरपोर्ट पर और फिर वहां गिरफ्तार कर लिया था। तब वो दरअसल रायपुर में, जो आज से कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होने जा रहा है, वहां पर शामिल होने के लिए विमान में चढ़े ही थे, तभी उनको उतारने के लिए कह दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर सरकार को जमकर घेरा। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के लिए अभी भी एक ज्योति बनी हुई है। अशोक गहलोत ने कहा कि कल तो हद ही हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये सबसे निम्न स्तर की हरकत है। कांग्रेस अधिवेशन के लिए कई नेताओं के साथ रायपुर जा रहे पवन खेड़ा को दोपहर 12:30 बजे विमान से उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया। साथ गए कांग्रेस नेताओं ने वहां धरना भी दिया, पुलिस से बहस भी की, लेकिन सब बेकार रहा। पता चला कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अपमानजनक बयान देने की वजह से असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली से ले जाने की तैयारी है। इसके बाद दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई। पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है, उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। ये सरकार चाहती क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को नॉलेज भी नहीं है? ये कोई मान सकेगा इस बात को? क्या उनके बगैर नॉलेज के इस प्रकार को हिम्मत कर सकता है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है देश के अंदर। इसलिए बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा हो रहा है। कारण बताते कोई पवन खेड़ा ऐसा तो नहीं कि कहीं फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। वो रायपुर ही आ रहे थे और आज ही उसको करना। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, उसके 3 दिन पहले आप ईडी छापा डालते हैं। सारे हमारे नेताओं के जिनको ड्यूटी मिली थी, जो काम में लगे थे, सबको डिस्टर्ब करने के लिए, ये भी उसी की हिस्सा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस के महाधिवेशन को रोका जाए। लेकिन ये कहानी अगले 2 घंटों में सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते पलट गई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच के सामने कांग्रेस ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनको गिरफ्तार करने से संरक्षण देने की मांग की और बताया कि वो अपने बयान के लिए माफी मांग चुके हैं। ये भी बताया कि उनके खिलाफ अलग अलग शहरों में मामले दर्ज हैं, जिन्हें एक जगह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा का विवादित बयान सुना गया। अदालत ने पूछा कि इस बयान से सांप्रदायिक वैमनस्य कैसे पैदा होता है। अदालत ने कहा कि पवन खेड़ा को मंगलवार तक अंतरिम जमानत दी जाए। इसके बाद वो नियमित जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। अदालत सोमवार को अलग अलग शहरों की एफआईआर एक जगह जोड़ने पर सुनवाई करेगी। इस बीच पवन खेड़ा को अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत की औपचारिकता पूरी हुई। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। Without any FIR copy being given to me, without any notice being served on me, I was asked to deplane as if I was a terrorist. The victory of the legal process of this country, of this great democracy called India, which we are trying to uphold and fight for. हमारी न्यायपालिका ने आज पवन खेड़ा जी को कुछ हद तक पार्शियल रिलीफ दी है। ये सबूत है कि हमारे देश में मोदी सरकार के प्रयत्नों के बावजूद न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के लिए अभी भी एक ज्योति बनी हुई है। टाइगर जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, मनोरंजन भारती और
परिमल कुमार के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो पवन खेड़ा लगातार कह रहे हैं लोकतंत्र को जिंदा बनाए रखने के लिए वो अपना संघर्ष को जारी रखेंगे। उन्होंने एक ट्वीट भी किया और ये लिखा कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। और वहीं एनडीटीवी से बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि एफआईआर हुई है तो गिरफ्तारी होगी ही। Do you think the kind of overdrive that Assam police went into arresting him, do you think it was arresting him from the tarmac and... No. I mean, how somebody has been arrested, what procedure followed is a different thing. But if a FIR is come and is registered under a relevant section of law, police is duty bound to arrest the person. Now, whether he is in sky or whether he is in earth. So if a offense has been committed, police has to arrest him. We don't go by the manner. Right. My last question to you, sir: the kind of overdrive that Assam police has gone into, in this kind of clamp down on the opposition leaders, whether it was Jignesh Mevani, now, What is clamp down? Can you abuse a father? Because I said something about father of a leader, Congress has filed 130 FIR against me in Telangana. So what is about that? Right. So just you be reassured that whenever a offense is committed, there will be clamp down. Right. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से कांग्रेस का 3 दिनों का महाधिवेशन शुरू होने जा रहा है। 2024 से पहले इस अधिवेशन की खासी अहमियत है। दरअसल इस महाधिवेशन के दौरान देश के अलग अलग विषयों पर यहां पर बात होगी, चर्चा होगी, जिससे कि कांग्रेस की दशा और दिशा भी तय होगी। कांग्रेस इस बैठक में आने वाले चुनाव में सियासी रणनीति तय करेगी। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो चुनाव कैसे और किन के साथ मिलकर लड़े। रायपुर से देखते हैं खास रिपोर्ट। पहले रायपुर में छापों का सिलसिला और फिर अधिवेशन से ठीक पहले दिल्ली में पवन खेड़ा की गिरफ्तारी। कांग्रेस को पहली बार ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं, लेकिन इससे रायपुर में 24 से 26 फरवरी के बीच हो रहे कांग्रेस अधिवेशन का एजेंडा भी कुछ साफ होता है और उसकी चुनौतियां भी। अधिवेशन से पहले फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी देखेगी कि कैसे वह एक साझा मोर्चा बना सकती है। पार्टी पर हमारी जो भूमिका है हम जानते हैं, हम पहचानते हैं। सशक्त कांग्रेस के बिना विपक्ष एकता असंभव है। कांग्रेस को मजबूत होना है, कांग्रेस को सशक्त होना है, तभी विपक्ष की एकता प्रभावशाली होगी। 2024 के पहले 2023 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पहला मील पत्थर 2023 के चुनाव है, बाद में 2024 के चुनाव आते हैं। तो अभी से ही विपक्ष एकता, विपक्ष एकता, विपक्ष एकता बोलना मैं समझता हूं ये वक्त नहीं है अभी भी। दरअसल गठबंधन की लड़ाई में कांग्रेस को ये एहसास है कि विपक्षी दलों को उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके अपने टकराव भी हैं और चुनाव के अपने संकट भी। बंगाल में वो लेफ्ट के साथ जाती है तो टीएमसी छिटक जाती है, वैसे भी टीएमसी से उसका टकराव तीखा है। दक्षिण में बीआरएस जैसी महत्वाकांक्षी पार्टी उसे गठजोड़ की चुनौती दे रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल यूपी में सपा बसपा कांग्रेस से किनारे चल रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या खड़गे ने जल्दबाजी में नेतृत्व वाला बयान दे डाला। एनडीटीवी से बात करते हुए बीआरएस नेता के कविता ने कांग्रेस को अहंकार छोड़ने का सुझाव दिया। अच्छी बात है कि कांग्रेस ने इतने दिनों के बाद रियलाइज करा कि उनको सबके साथ मिलकर काम करना है। तो देरी करिए मतलब कांग्रेस ने। बिल्कुल, लेकिन अब उनको ये एरोगेंस छोड़ना चाहिए कि हम लीड करेंगे। वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको कंधे से कंधे मिला के काम करना है, सारे सबके साथ मिलके चलना है, तभी यूनिटी बन सकती है। रायपुर अधिवेशन दरअसल साफ मुद्दे और दोस्त तय करने का मंच बने तो 2024 की चुनौतियां बीजेपी के लिए तीखी हो सकती हैं। कोई भी कोलिशन बने बिना कांग्रेस के सफल नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस ही पार्टी है जो सभी प्रांतों में है, सभी बूथों में है, और कांग्रेस के अलावा ऐसे और कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसके कार्यकर्ता आपको हर गांव में, हर वार्ड में आपको मिले। अगले 3 दिनों में कांग्रेस रायपुर में मंथन करेगी, तभी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है।
फिलहाल कांग्रेस इतना तो जरूर कर रही है कि 2024 के चुनाव में वह विपक्ष के गठबंधन का नेतृत्व जरूर करेगी, लेकिन कैसे, इसका फिलहाल रोड मैप कांग्रेस के पास नहीं दिख रहा है। खासकर तृणमूल कांग्रेस और टीआरएस के साथ उसके रिश्ते कैसे होंगे। कांग्रेस इतना जरूर कर रही है कि कई राज्यों में वो गठबंधन में है, लेकिन असली गठबंधन की शक्ल कांग्रेस जो है इस रायपुर अधिवेशन में ढूंढना चाह रही है, और इसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि 2024 में विपक्षी एकता की क्या शक्ल होगी। रायपुर से सहयोगी जुल्फिकार और कानन पात्रा के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो कांग्रेस महाधिवेशन के लिए रायपुर जो है पूरी तरीके से तैयार है। अलग राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में ऐसा पहला बड़ा आयोजन हो रहा है। हजारों मेहमान जो है रायपुर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस का ये महाधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक चलेगा। एयरपोर्ट से लेकर के शहर तक इसी तरह पोस्टरों की भरमार है। पूरे रास्ते को सजाया गया है। कांग्रेस के बड़े नेता जब एयरपोर्ट से शहर की तरफ आते हैं तो रास्ते में परंपरागत नृत्य उनका स्वागत करता है। कई पंडाल बनाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़े पंडाल में 15,000 लोग बैठ सकते हैं। 3 डोम पहले सिटिंग के लिए और 2 डोम्स खाना खाने के लिए। 2 डोम्स खाने का, तो मेन ये है जहाँ पे प्रोग्राम होगा। जी सर। और खाने के लिए क्या प्रिकॉशंस लिया है, कैसे वहाँ पे व्यवस्था की है? सर यहाँ से सबकी सिटिंग है, यहीं से सबके डोर्स बन जाएंगे जो अपने अपने डाइनिंग एरियाज में चले जाएंगे। सेफ्टी के लिए क्या क्या किया है? सेफ्टी के लिए यहाँ पे सारे फायर रिटार्डेंट्स प्रोसेस किया जाएगा, सारी फायर ब्रिगेड्स होंगी यहाँ पे, फायर एक्सटिंग्विशर्स डिप्लॉय होंगे यहाँ पे, एम्बुलेंसेज, हॉस्पिटल्स, फायर मेडिक्स, एवरीथिंग इज बीइंग डन फॉर द हाउसकीपिंग एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ द क्राउड। रायपुर के लोग इस बात से खुश हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन के बहाने उनके शहर की चर्चा दुनिया भर में होगी, और ये बात हर ढाबे और हर चाय की दुकान पर की जाती है। सबसे पहली बात तो यह है कि पूरे वर्ल्ड में कम से कम रायपुर एक नक्शे पे आ गया कि छत्तीसगढ़ में कोई रायपुर भी है, और छत्तीसगढ़ को बदनाम किया जाता था नक्सलाइडों के लिए। अब एक वो भ्रम टूटेगा। ये एक ऐतिहासिक आयोजन होगा रायपुर और छत्तीसगढ़ के लिए खासकर, बहुत बेहतरीन आयोजन होगा, और इससे जो यहाँ पर अभी दादा ने जो बातें करी हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उसकी नज़र रहेगी पूरी ये चीज़। इस समय इनकी अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, ये आम जनता भी इसके उम्मीद कर रहे हैं कि क्या निर्णय होगा, आगे की क्या होगा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो ऊर्जा आया है उसका क्या होगा, आगे 2024 की चुनाव सामने आ रहा है उस पर क्या चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में इतना बड़ा आयोजन करना किसी परीक्षा से कम नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानना है कि सभी मेहमान इस अधिवेशन के बाद छत्तीसगढ़ी मेहमानबाजी को नहीं भूलेंगे। छत्तीसगढ़ तो मेहमान नवाजी करने के लिए तो अपन मशहूर है ही। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सीधे होते हैं, सरल होते हैं, और मेहमान को बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह उसका सम्मान करते हैं। और छत्तीसगढ़ी जो बोली है उसकी मिठास है, और छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन हैं उसके स्वाद लेके जरूर जाएंगे। छापों और गिरफ्तारी के बीच रायपुर के इस अधिवेशन में बहुत कुछ ऐसा भी है जिसके वजह से इस आयोजन को याद किया जाएगा। रायपुर से जुल्फिकार अली और कानन पात्रा के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव आज फिर से होगा। बुधवार को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए वोटिंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। बुधवार से लेकर गुरुवार सुबह तक हंगामे के कारण एमसीडी की सदन की कार्यवाही 13 बार स्थगित करनी पड़ी थी। ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जो कि लोकतंत्र और दिल्ली के लिए सेहतमंद नहीं कही जा सकती। सदन में बोतलें चली, पोडियम और माइक तोड़े गए, यहां तक कि पार्षदों के बीच हाथापाई भी हुई। बीजेपी की मेयर उम्मीदवार रेखा गुप्ता पोडियम तोड़ रही हैं, माइक तोड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद देवेंद्र कुमार बीजेपी पार्षद प्रमोद गुप्ता को थप्पड़ मार रहे हैं। आप और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे को खींच खींच के पानी की बोतलें मार रहे हैं। इस हमले से बचने के लिए महिला पार्षद टेबल के नीचे छुप रही हैं। सदन के वेल में आकर धक्का मुक्की और नारेबाजी ये तो आम बात रही। एमसीडी में जो चुनाव हार गए हैं, जो उन्हें जनता का जनादेश स्वीकार करने को तैयारी नहीं है, ये चौथी बैठक है आज, जहां पे वो बार बार लड़ाई झगड़ा गाली गलौच मार पिटाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आज मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, पर जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ, लड़ाई झगड़ा नारेबाजी गाली गलौच। ताड़ी कभी एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन उनके पार्षदों ने आगे शुरुआत की, पहले असभ्य भाषा का प्रयोग किया, फिर गाली गलौज की, उसके बाद तो हद ये हो गई ना, हाथ छोड़ दिया हमारे काउंसलर पे, फिर दोनों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। और मैं बीच बचाव करते हुए उनके हाथ जोड़ रहा कि भाई आप झगड़ा ना करें, लेकिन उन लोगों ने एक भी नहीं सुनी। दिल्ली नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के दौरान बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें देखने को मिली। बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुई सदन की कार्यवाही पूरे दिन के बाद पूरी रात भी चली और पूरी रात बवाल मचा रहा, और इसकी जड़ था मोबाइल फोन। निगम के सदन में स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। जब 40-50 वोट डाले गए थे तो बीजेपी ने ऐतराज किया कि पार्षदों को वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन साथ ले जाने की इजाजत क्यों दी गई है। इसको लेकर आपत्ति हुई, हंगामा हुआ, सदन स्थगित भी हुआ और आखिरकार मेयर ने बीजेपी की बात मान ली। लेकिन फिर बीजेपी ने मांग करी कि जो वोट डाले गए हैं वो फिर से डलवाए जाएं। बीजेपी का आरोप था कि निगम में गुप्त मतदान होता है, लेकिन आप पार्षदों ने बैलेट पेपर की फोटो खींचकर गुप्त मतदान का उल्लंघन किया है। मेयर ने कहा कानून के जानकारों से उन्होंने बात की है और कहीं ये नहीं लिखा कि वोटिंग के दौरान मोबाइल नहीं ले जा सकते। तो बस बीजेपी फिर से शुरू से वोटिंग कराने की मांग पर अड़ी रही। आम आदमी पार्टी कहती रही जहां पर वोटिंग रुकी थी वहीं से शुरू होगी। गतिरोध बना रहा और केवल एक मोबाइल फोन के मुद्दे पर बवाल मचा रहा। बार बार मुद्दा वो मोबाइल फोन का उठा रहे थे, वो बिल्कुल अवैध था, क्योंकि पहले भी और अभी जैसे संजय भैया ने बोला कि पिछले दिसंबर में जो 2022 में एमसीडी के जो चुनाव हुए थे, तब भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था मोबाइल फोन अंदर ले जाना बैन नहीं है, बेशर्ते वो साइलेंट होना चाहिए। जो भाजपा के सदस्य हैं उन्होंने देखा कि ये तो सीक्रेट बैलेट का वॉयलेशन हो रहा है। लोग फोटो खींच करके बाहर ला रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। आतिशी का मोबाइल मंगाइए, व्हाट्सएप किए गए सीक्रेट बैलेट के वोट। वोटर ने वोट डाल के आतिशी को और इनके बड़े नेताओं को स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो वॉयलेशन हो गई। रुके न जो झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है। अकेले इस मुद्दे को लेकर 13 बार सदन स्थगित हुआ। बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ सदन गुरुवार सुबह 10 बजे तक चलता रहा। आखिरकार शुक्रवार सुबह 10 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी अभी भी इस बात पर अड़ी है कि वोटिंग जहां रुकी थी वहीं से शुरू की जाएगी, जबकि बीजेपी भी इस बात पर अड़ी हुई है कि वोटिंग शुरू से करवाई जाए। कुल मिलाकर फिलहाल शुक्रवार को भी इस मामले का समाधान मिलता नजर नहीं आ रहा। नगर निगम की असली सरकार मानी जाती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं, बीजेपी ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं, यानी उम्मीदवार हैं 7, सीटें हैं 6। मतलब ये कि दोनों पार्टियों में से किसी एक के उम्मीदवार की हार तय है
और दोनों में से कोई पार्टी नहीं चाहती कि ये हार उसके उम्मीदवार की हो, इसलिए दोनों तरफ से ताकत पूरी लगी हुई है, गतिरोध बना हुआ है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं दिल्ली में कथित आबकारी घोटाले की जांच की आज अब अरविंद केजरीवाल तक पहुंचती हुई दिख रही है। ईडी ने कल अरविंद केजरीवाल के जो निजी सहायक हैं विभव कुमार, उनसे पूछताछ की। पूछताछ के लिए विभव कुमार ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने अपना बयान भी दर्ज कराया। ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के नाम का उल्लेख किए जाने के हफ्तों बाद उनके निजी सहायक को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। 24 घंटे के अंदर संजय राउत के खिलाफ ये दूसरी एफआईआर है। दूसरी एफआईआर बीड शहर पुलिस थाने में दर्ज की गई है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के कार्यकर्ता सचिन मुलुक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे पर उन्हें जान से मारने की सुपारी देने का आरोप लगाया था। एफआईआर में झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने और समाज में द्वेष फैलाने का आरोप उन पर लगाया गया है। इससे पहले ठाणे पुलिस ने इसी मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ठाणे में शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठने लगी है। ठाणे की पूर्व मेयर मीनाक्षी शिंदे ने पहले एफआईआर दर्ज करवाई, फिर राउत को मेंटल अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए आंदोलन किया। बार बार कुछ न कुछ विधान करके सब लोगों को दिमाग घुमा रहे। खुद का तो दिमाग घूम गया, लेकिन दूसरों का भी दिमाग घुमा रहे। तो इस हिसाब से हम लोग ने आज उनके लिए बेड रिजर्व किया है, क्योंकि भविष्य में उनकी इस हॉस्पिटल की उनको जरूरत पड़ेगी। मुंबई के बोरीवली में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन कर बेतुके बयानों पर कार्रवाई की मांग की। हम उनको चेतावनी देते हैं, वापिस अगर सीएम साहब और श्रीकांत जी के बारे में अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो ये महिला सेना आज खाली आपके फोटो को हमने चप्पल मारी है, कल आके आपके घर में घुस के अगर हम आपको छोडेंगे नाही। एक रात्र अगोदर संजय राऊतांनी आरोप केला की मला जीवे मारण्याची सुपारी दिली। दुसऱ्या दिवशी त्यांनीच पोलिसांमध्ये जबाब दिला की मी असं ऐकलंय की माझा। एक रात पहले संजय राउत ने आरोप किया कि मुझे जान से मारने की सुपारी दी गई और दूसरे दिन उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि मैंने ऐसा सुना है कि मेरे मुंह को काला पोता जाएगा और मेरे साथ धक्का मुक्की की जाएगी। सामना के पत्रकार ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ उनकी चिंता के कारण उनको कहा कि कुछ भी हो सकता है। पुलिस आगे की जांच कर रही है और मुख्यमंत्री जी ने भी जांच के आदेश दिए हैं। पूर्णपणे सांगितलेलं आहे की बाबा मी कोणाचंही या ठिकाणी नाव घेतलेलं नाही। शिवसेना सांसद संजय राउत अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे के खिलाफ बिना सबूत के बयान भारी पड़ता दिख रहा है। संजय राउत ने ठाणे पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की है कि श्रीकांत शिंदे ने उनको मारने के लिए एक गुंडे को सुपारी दी है, लेकिन जब पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया तो कहा कि उनके पास सभा में स्याही फेंकने और हमला करने की आशंका की सूचना थी, जिसके बाद ठाणे में उनके खिलाफ मानहानि और समाज में द्वेष फैलाने का मामला दर्ज कर लिया गया। संजय राउत कह रहे हैं, ये गुंडों की सरकार है, मेरी शिकायत पर जांच करने की बजाय मुझे ही आरोपी बना रही है। आपके खिलाफ केस यही तो मैंने बोला, यही इमरजेंसी होती है कि मैं शिकायत करता हूँ, जांच नहीं हो रही है और इसके खिलाफ मैं शिकायत कर रहा हूँ, वही जाकर शिकायत करता है और पुलिस उस शिकायत को महत्व देती है जो गुंडा है। हाँ, जो मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा हुई है, ऐसे व्यक्ति के साथ पुलिस और सरकार खड़ी है, तो आप क्या अपेक्षा करोगे? एक समय था राजनीति में शुचिता की अहमियत थी, लेकिन अब कटुता इस कदर बढ़ गई है कि ना तो विरोधियों का अपनी जुबान पर नियंत्रण बचा है और न सरकार में अपनी निंदा सुनने की क्षमता है। लिहाजा राजनीति बस एक तमाशा बनकर रह गई है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं एमसीडी, जो सदन की कार्यवाही है आज सुबह 10 बजे तक वो जो स्थगित थी, आज फिर से शुरू होगी। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 सदस्य हैं उनका चुनाव आज फिर से होगा। बुधवार को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनके लिए वोटिंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीरें यहां पर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल बुधवार से लेकर गुरुवार सुबह तक हंगामे के कारण एमसीडी की सदन की कार्यवाही 13 बार स्थगित करनी पड़ी थी। ऐसी तस्वीरें दिखी जो इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरह से लोकतंत्र, और दिल्ली के लिए ये सेहतमंद नहीं कही जा सकती। यहाँ पर सदन में बोतलें चली, पोडियम और माइक तोड़े गए, यहाँ तक कि पार्षदों के बीच हाथापाई भी हुई। और इस वक्त हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ संभावनाएं लग रही हैं एमसीडी में? आज सदन की कार्रवाई 10 बजे शुरू होगी। शरद, आज फिर से सदन बैठेगा, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनका आज चुनाव हो पाएगा? क्योंकि आप और बीजेपी दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। और अड़े इस बात पर हुए हैं कि बीजेपी मांग कर रही है कि फ्रेश पोलिंग कराई जाए, यानी वोटिंग दोबारा से कराई जाए। करीब 50-55 वोट जो हैं वो पड़ चुके हैं, 50 के आसपास वोट पड़ चुके हैं। जबकि आम आदमी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि ये जो वोट पड़े हैं इसे किस आधार पर अवैध घोषित कर दिया जाए। तो दोनों ही अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि आम आदमी पार्टी कह रही है फ्रेश पोलिंग नहीं होगी, दोबारा से नहीं होगा, और बीजेपी कह रही है वोटिंग कराओ फिर से। जय, समझने की जरूरत है कि मामला असल में इतना ज्यादा पेचीदा क्यों हो गया है, इतनी लड़ाइयां क्यों हो रही हैं। वो जैसे हमने बता तो दिया है कि एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी ही असली सरकार होती है, लेकिन ये कहानी इससे आगे जाती है। कहानी इससे आगे ऐसे जा रही है कि अभी 6 सीटों का चुनाव हो रहा है। जो पार्टी इन 6 सीटों में बढ़त बना लेगी उसको बाद में जो 12 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें फायदा होगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर अभी आम आदमी पार्टी 6 में से 4 सीट जीत लेती है तो बाद में जब 12 सीटों के और चुनाव होने हैं स्टैंडिंग कमेटी में, तो उसको केवल 6 सीट और जीतनी होगी, और कुल मिला के जब 10 सीट आम आदमी पार्टी की हो जाएंगी तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन आम आदमी पार्टी का हो जाएगा, एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी यहां पे केवल 3 ही सीट जीत पाई और 3 सीट बीजेपी जीत गई, तो फिर 12 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 7 सीटें जीतनी पड़ेंगी। समस्या क्या है आम आदमी पार्टी के सामने? आम आदमी पार्टी का मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि चुनाव उन्होंने जीता है, मेयर उन्हीं का है, और अगर सरकार उनकी नहीं बनती है तो एक निगम जो है वो एक जगह स्थिर हो जाएगा। तो समस्या क्या आम आदमी पार्टी के सामने? समस्या ये हो गई है कि उपराज्यपाल ने 10 जो पार्षद मनोनीत किए हैं वो 3 खास जोन से आ रहे हैं, और उन पार्षदों को जोन के चुनाव में वोट करने का अधिकार है। तो पहले जो स्थिति थी मनोनीत पार्षद के नियुक्त होने से पहले वो ये थी, आम आदमी पार्टी 8 जोन में आगे थी, यानी कि बहुत आसानी से वो चेयरमैन बना रही थी। बीजेपी 4 जोन में आगे थी। लेकिन जब से ये उपराज्यपाल ने नए सदस्य मनोनीत किए तो आम आदमी पार्टी केवल 6 जोन में आगे रह गई, और 7वें जोन में बीजेपी के साथ वो टाई कर रही है। बीजेपी जहां 4 जोन में आगे थी अब 5 में आगे हो गई, 6ठे में आम आदमी पार्टी के साथ टाई कर रही है। तो इसलिए अगर हम ऐसे समझे कि आम आदमी पार्टी अगर अभी 3 सीट जीती और बाद में जिन सीटों पे अभी आगे है वो भी जीत लिया उसने, तो 9 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी, 9 ही सीटें बीजेपी जीतेगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। और फिर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, सरकार किसकी होगी, ये सिक्का उछालकर फैसला करना होगा। तो कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि वो सिक्का उछाल के फैसला करे। सरकार अगर बनानी है स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन आपको चाहिए, और अगर चाहिए तो आपको बढ़त बनानी होगी। तो इसीलिए जो है टकराव बहुत उच्च स्तर पर, बहुत शर्मनाक स्तर पर भी कह सकते हैं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, बोतल खींच के मार रहे हैं, थप्पड़ चल रहे हैं। तो बहुत ही खराब स्तर पर ये लड़ाई जो है अब पहुंच गई है। जी, आपने बहुत ही संक्षेप में काफी कुछ यहाँ बताया, थोड़ा और सरल तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि यहाँ पर 2 चरणों में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना है। 12 जो है वो जोन से आएंगे और 6 सदस्य जिनका कि सदन में आज चुनाव होना है। ये बताएं जो जोन में है वो कौन, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? और जो आपने बताया मनोनीत सदस्य जो कि एलजी ने मनोनीत किए हैं, जोन के चुनाव में उनकी भूमिका रहेगी क्या? मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं।
स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं। 6 का चुनाव अभी हो रहा है पहले चरण में, और जो 12 हैं, दिल्ली नगर निगम में 12 जोन हैं, एक जोन से एक सदस्य चुनकर आता है, तो कुल मिला के ऐसे 18 सदस्यों का चुनाव होता है। 18 में से जिसके पास 10 सदस्य होंगे वही स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाएगा और वही सरकार एमसीडी के अंदर चलाएगा। तो जैसा मैं बता रहा हूं कि अभी जो चुनाव है वो 6 का है, 4 पे आम आदमी पार्टी ने उतारे हुए हैं, 3 पे बीजेपी ने। तो अगर आम आदमी पार्टी 4 सीट यहां पर जीत जाती है, तो जो अभी इस समय मुश्किल लग रहा है, अगर जीत जाती है तो जो बाद के जो चुनाव बचेंगे उसमें उसको 6 सीट चाहिएंगी। लेकिन दिक्कत आम आदमी पार्टी के सामने ये हुई है कि जो उपराज्यपाल ने पार्षद मनोनीत किए हैं वो 3 खास जोन में हो गए हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की जो 8 सीटों पर पहले बढ़त थी जब चुनाव हुए थे और पार्षद मनोनीत नहीं हुए थे, तब तक आम आदमी पार्टी 8 में आगे थी, बीजेपी 4 में आगे थी। लेकिन जब से 3 खास जोन में उपराज्यपाल ने मनोनीत किए हैं पार्षद, उसके बाद से समीकरण बदल गए हैं। आम आदमी पार्टी जहां 8 में आगे थी अब 6 में ही आगे हैं, 7वें में बीजेपी के साथ वो टाई कर रही है। तो इस वजह से हम ये सोच लें कि जो जिसपे वो आगे है उस पे ही केवल वो आगे रहेगी, और यहां से वो 3 सदस्य ही जिता पाए अगर, तो केवल 9 ही सदस्य वो जिता पाएंगे, यानी कि 9 सदस्य बीजेपी के जीत जाएंगे, तो फिर मामला फंस जाएगा। लेकिन अगर यहां से वो 4 जिता लेते हैं और आगे उनको 6 मिलते हैं तो 10 सदस्य हो जाएंगे, सरकार उनकी बन जाएगी। रोल क्या होगा मनोनीत पार्षदों का? मनोनीत पार्षद जो होते हैं जिस जोन में होते हैं, जहां उनका घर है, वो वहां पर वो वोट कर सकते हैं। एमसीडी में एल्डरमैन मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 2016 में एक फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि ये जो लोग हैं, जो मनोनीत पार्षद हैं, ये जोन के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो हाउस में वोट अभी नहीं डालेंगे, लेकिन जब जोन के चुनाव होंगे तो उसमें वोट डाल सकते हैं। तो उसमें उनकी भूमिका जो है वो अहम है। तो इसीलिए जो है अगर दिल्ली सरकार मनोनीत करती तो फिर समस्या उतनी नहीं होती, लेकिन उपराज्यपाल ने मनोनीत कर दी है, समस्या उस वजह से हो रही है। जी, अब काफी स्पष्टता से हमारे दर्शकों को समझ में आएगा कि किस तरह से सियासी समीकरण जो है और एक-एक सीट के लिए क्यों इतना फाइट चल रही है। उम्मीद करते हैं 10 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो आज इस पर जो चुनाव है निष्पक्ष तरीके से हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद हमसे जुड़ने के लिए।